इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की। कोरोना महामारी के बीच बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान हुआ। रैलियां, रोड शो, इन सब में कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर माहौल उड़ता हम सब ने देखा है। अब जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने भी नए नियमों का ऐलान किया है, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ा? वोटिंग प्रतिशत में नहीं, 78.36% वोटिंग रिकॉर्ड की जा चुकी है। पिछले दौर की तरह इस बार हिंसा भी खूब हुई है। आगे अभी 3 राउंड वोटिंग और होनी है, लेकिन क्या कोरोना अब एक फैक्टर है बंगाल के चुनाव में? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सेफोलॉजिस्ट, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार सिंह वो जुड़े हुए हैं, वो मौजूद हैं, बंगाल घूम रहे हैं वो लगातार इन हालात के बीच अपनी आगे की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। पवन नाना सिलीगुड़ी में है, अमित पालित कल्याणी में है जहां पर आज खूब हिंसा हुई और उनके कैमरे पर बम चलते हुए दिखाई दिए हैं। अमित पालित के सामने आज एक पुलिस वाला मजबूर हो गया अपनी बंदूक निकालकर लहराने के लिए। और मनीष भट्टाचार्य नॉर्थ 24 परगना से जुड़ेंगे, वो भी विधाननगर में आज मौजूद थे। वहां भी आज बीजेपी टीएमसी के लोगों के बीच में हिंसा हुई है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सज्जन आपसे जानना चाहते हैं, देखिए अभी तक, अब से मैं कहूंगा 1 हफ्ता पहले तक देश में कोरोना का इतना शोर नहीं था। हम लोग भी शायद उतनी बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उतने मामले नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब आप देखिए हर तरफ सिर्फ कोरोना को लेकर चर्चा है। देश में एक डर का सा माहौल है, एक अनिश्चितता सी है क्योंकि रोज मामले बेतहाशा रफ्तार से बढ़ रहे हैं। क्या बंगाल में चुनाव में कोरोना ने एक फैक्टर के तौर पर एंट्री की है, आपको लगता है? देखिए, कोरोना की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या है, देश की समस्या है। लेकिन अगर आप देखिए जब इंडिया के तो आप ये देखेंगे कोरोना जो है वो एक मतलब लोग जैसे जागरूक के कारण चुनाव में वो कहीं अपने मतलब कि जाके मतदान करने के बारे में दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी भी आप जाके देखें तो जो ग्राउंड पे जो परसेप्शन है, ग्राउंड पे जो बिहेवियर है, लोगों का जो रिस्पॉन्स है, उसमें कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर के तौर पे दिख नहीं रहा है। ना तो कोई मास्क पहन रहा है, ना तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग है, बल्कि अभी भी आप जाएं तो ग्राउंड पे वो सारे समीकरण जो पहले से दिख रहे थे, चाहे वो कम्युनल पोलराइजेशन का हो, चाहे वो फायरिंग इंसिडेंट को लेके अलग अलग कम्युनिटी लाइन पे अलग अलग उसके बारे में धारणा हो, उसके बारे में हो, या पार्टी लाइन पे जो सोचो वो उसी तरीके से बनी हुई है और लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ के मतलब कि भागीदारी करने के लिए तैयार है। तो काफी इस बात को लेके मतलब ये कर रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं कि किसकी सरकार बन सकती है, परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ग्राउंड के सिनेरियो पे जो साधारण लोग हैं उनके अगर नजरिए से देखें तो कोरोना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज और एक सही तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक मुद्दा है। नहीं, ये सवाल जैसा आपने बताया कि लोगों के बिहेवियर में कोरोना को लेकर के कोई बहुत खास चीज झलक नहीं रही है, लेकिन देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि कई राज्य जो हैं वो केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों को कह रही है कि उन्होंने ठीक से मैनेज नहीं किया। तो लोग भी असेस कर रहे होंगे अपने अपने इलाकों में कि उनके यहाँ जो सरकार है उसने कैसा काम किया, या वो केंद्र की सरकार की परफॉर्मेंस को जज कर रहे होंगे। उस लिहाज से क्या बंगाल की जनता के मन में कोरोना को लेकर के कोई सवाल है किसी के लिए, चाहे केंद्र के लिए या ममता बनर्जी के लिए? नहीं, देखिए ये अगर आप सवाल देखें तो एक साधारण जो जनता है उसके बीच में जब तक आप कोरोना के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। पहली बात तो ये है कि लोग खुद से चुनावी चर्चा में या चुनावी वार्ता में जो हम लोग एक आकलन करते हैं या बात करते हैं, खुद से लोगों के बीच में ये बात नहीं है। ये बात वहां पे आता है जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, थोड़े बहुत मतलब कि ऊपर से चीजों को देख रहे हैं, जो वहां के नेता हैं या कैडर हैं, वहां पे जाए तब जाके ये बात आती है कि कोरोना एक, खासकर जो तृणमूल से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको यूज करते हैं। क्योंकि देखिए ये एक पैटर्न है कि अभी क्या हो रहा है कि मुद्दों की अपनी क्या गंभीरता है और लोग उसको कैसे देख रहे हैं, वो हमेशा इस बात पे निर्भर करता है कि ऑलरेडी जो लोग हैं उनकी पसंद या नापसंद किस पार्टी के प्रति है। तो हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे कोरोना जो है, जब तक कि आप उसके बारे में खुद से सवाल न पूछे कि क्या एक गंभीर मुद्दा है, तब तक लोगों के बीच से कोरोना का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या जो है कोरोना की, कम से कम चुनावी मतलब कि व्यवहार जो लोगों का है उसमें कहीं भी झलक नहीं।
इसकी एक वजह शायद यही भी है कि अभी जो हालात हम कुछ राज्यों में देख रहे हैं उनसे बचा हुआ है पश्चिम बंगाल, और बचा रहे, ये हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं, इसलिए शायद लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पवन के पास हम चलेंगे, सिलीगुड़ी में पवन इस वक्त मौजूद है। ममता बनर्जी लेकिन कोरोना को चुनावी डिस्कोर्स में लाती रही हैं, पहले भी उन्होंने कहा है कि मैं वैक्सीन मांगती हूं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन केंद्र सरकार बुलाने नहीं दे रही है। और अब खूब इस बात पर राजनीति हो रही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक ही चरण में, बाकी सारे फेजेस के एक ही चरण में करा दिए जाएं। टीएमसी ऐसा चाहती थी, बीजेपी ऐसा नहीं चाहती थी, तो जाहिर है ममता बनर्जी अब इसको एक मुद्दा जरूर बनाएंगी। लोगों के बीच ये बात पहुंच रही है या नहीं? सौरभ, इस वक्त हम सिलीगुड़ी में हैं, उत्तर बंगाल का इलाका है। कोरोना की एक कड़वी सच्चाई ये है, जब तक हम अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए, अंतिम संस्कार होते हुए या अस्पतालों में लाइन लगते हुए ना देखें, तब तक आम धारणा ये है कि कोरोना नहीं है। यहाँ सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, इन सब इलाकों में जब आप घूमेंगे तो यहाँ कोरोना पेशेंट का काउंट 200 से कम है, और कोरोना से लेकर अब तक आधिकारिक आंकड़ों पर डेथ काउंट भी 200 के आसपास है। तो इसीलिए यहाँ जब हम ग्राउंड पर घूम रहे हैं तो वोटिंग लाइन में डिसिप्लिन हमें दिखाई देता है कि लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, अपना मास्क लगा के आ रहे हैं। ये नहीं कि आप पोलिंग बूथ पे जाके मास्क ढूंढते नजर आए, ये डिसिप्लिन यहाँ है। लेकिन कोरोना के लेकर खौफ, कोरोना एज ए सब्जेक्ट टू वोट, वो यहाँ नहीं है, जो हमने महसूस किया है। और जैसा कि आपने सवाल में कहा कि बंगाल में वो स्थिति इतनी खराब यहां अभी दिखाई नहीं दी है, इसीलिए आपको नेता भी बेफिक्र होकर रैलियां, रोड शो करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो बहुत गलत दिखाई देता है कि जहां दिल्ली में, बॉम्बे में कतारें लगी हुई हैं मरीजों की, शमशान घाट तक में कतार है, तो बड़ा इर्रेलेवेंट लगता है। लेकिन जब आप बंगाल में चुनाव मैदान में खड़े होकर इन सब बातों को एनालाइज करते हैं तो यहां हम पाते हैं कि कोरोना फैक्टर नहीं है। जनता उतनी ही इग्नोरेंट है जितनी हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में मामले बढ़ने से पहले थी। लेकिन इसमें राजनीति तो होगी। देखिए, सारा विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाने पर तुला हुआ है कि प्रधानमंत्री क्यों रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री क्यों रैली वहां पर कर रहे हैं। अमित, तो ये टीएमसी इसको एक मुद्दा बनाना चाहेगी। सवाल यह है कि क्या लोगों के मन में कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डर या कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अमित, आपको आवाज मिल रही है? उनका शायद फोन कट गया है। यह सवाल मेरा मनीष से होगा। मनीष, देखिए सौरभ, यहाँ पर शहरी और गांव के मतदाताओं में बड़ा अंतर समझना होगा। शहरी मतदाता तो इस बात से जागरूक है कि कोरोना कितना खतरनाक है और कोरोना से बचाव कितना ज्यादा करना चाहिए, और उसके लिए थोड़ी बहुत जागरूकता दिखाई भी देती है। लेकिन आप आउटस्कर्ट्स में जैसे ही जाते हैं, कोलकाता से गांव में जाते हैं, तो लोग बेफिक्र हैं, उनको जैसे अंदाजा ही नहीं कि कोरोना कितना ज्यादा भयावह है, उनकी जान ले सकता है। रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ है, ना कोई मास्क है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। और दिलचस्प बात यह है सौरभ कि शहर में एक बार चलिए नेता खुद मास्क लगा के दिख जाता है, वो कह भी दे कैमरे के सामने, लेकिन ना शहर और ना गांव में नेता जब रैली करने के लिए निकलता है तो उसका सिर्फ ध्यान, फोकस इस बात पे होता है कि उसके पास लोग कितने हैं, भीड़ कितने हैं। फिर उसको लेना देना नहीं है कि कोरोना की गाइडलाइंस क्या है, चुनाव आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं या किस तरीके से पालना करानी चाहिए, कितना खतरनाक है लोगों के लिए। तो उस रैलियों में, भीड़ में कोई भी गाइडलाइंस दिखाई देती ही नहीं है, नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती हैं, और ये लगातार हम देख भी रहे हैं। हाँ, 2 दिन से जरूर थोड़ा बहुत चेंजिंग ये है कि कोरोना के मामले जिस तेजी से देश में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर शहरी मतदाताओं में आज जागरूकता हमें देखने को मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़े बहुत उन इलाकों में जरूर देखने को मिली है जहां पर एलीट लोग रहते हैं, शहर बहुत पॉश इलाका है। लेकिन थोड़ी दूर पर जैसे ही हम निकले तो वैसे ही ना नेता को फिक्र है, ना नेताओं के साथ जो लोग मौजूद हैं वहां पर, और ना ही मतदाताओं को। अच्छा, देखिए, यहां तो दिल्ली में बैठकर तो ऐसा लगता है कि इस बात को बहुत हवा दी जा रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को क्यों नहीं एक चरण में कराया जा रहा। जैसा अभी पवन कह रहे थे कि दिल्ली और बाकी जगहों पर अगर हालत खराब है तो हमें लगता है कि बंगाल में भी लोग उतने सतर्क रहें, और रहना भी चाहिए। अमित, लेकिन क्या लोगों के बीच में ये कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बहस का मुद्दा है कि भाई अब एक ही चरण में चुनाव हो जाए, कोरोना का खतरा है, जल्द से जल्द चुनाव खत्म हो?
देखिए सौरभ, जो लोगों के बीच में जो चर्चा है, जब तक एक बात सही है, बिल्कुल सबने एक ही बात जो बोली है वो हमने भी देखी है कि जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे कोरोना को लेकर तो लोग आपसे कोरोना को लेकर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बीच वही हाल है जो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला होगा या फिर राजस्थान में देखने को मिला होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो वो हाल यहाँ पर ही है कि लोगों को लगता है कि जिसको लगता है कि कोरोना है वो मास्क पहन के चल रहा है और जिसको लगता है कि नहीं है उससे फर्क पड़ता है वो नहीं पहन के चल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक तारीफ करनी होगी, जिस तरह से मीडिया में लगातार कोरोना को लेकर हर खबर दिखाई जा रही है उसका असर जरूर यहाँ पर देखने को मिला है। ग्राउंड पर हम जो लगातार घूम रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे जिलों को कवर कर रहे हैं, आज मैंने खुद ही 4 सीटें यहाँ पर कवर की है नदिया में, और चारों सीटों पर जब हम गए हैं और इससे पहले भी हमने लोगों के अंदर देखा कि जहां पर लोगों के हम देखते थे कि मास्क कितने लोग पहन के निकल रहे हैं रास्ते में आते जाते, उसमें इजाफा जरूर हुआ है और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई है कि कोरोना जो है बहुत खतरनाक है। जब हमने सवाल पूछा कई लोगों से कि आपको लगता नहीं कोरोना है, इसकी वजह क्या है, तो उनको लगता है कि कैंपेनिंग बंद हो जानी चाहिए, कैंपेनिंग की जरूरत नहीं है, हम अपने आप जाके वोट दे देंगे, ये लोग कह रहे हैं। और साथ ही साथ लोग इस बात को लेकर भी अवेयर है कि मास्क पहनना चाहिए, कि इस बार जो कोरोना आया है वो बहुत खतरनाक है। तो लोगों के अंदर कम से कम मीडिया ने अवेयरनेस तो जगा दिया है। अब रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल नेताओं की, जी हां बिल्कुल कुछ पॉलिटिकल नेता हमें जरूर नजर आ रहे हैं मास्क पहन के, लेकिन आप देखिए उनके सामने जो रोड शो होता है उसमें कितने लोग पहनते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। चलिए अब जरा आज जो 45 सीटों पर वोटिंग हुई है उसका समीकरण आप लोगों से समझें, आप लोग भी आज इतने दिनों से घूम रहे हैं बंगाल को। सज्जन, ये इस 8 दौर के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें एक दौर में जा रही हैं, 45 सीटें चुनाव के अंदर। अगर आप इनकी ज्योग्राफी, इनकी डेमोग्राफी और यहां पर कौन पहले किस पर भारी पड़ा है, पहले ये बता दें। देखिए कि जो चुनाव है इसमें अगर आप देखें तो उत्तर बंगाल से आपके ये जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में चुनाव हो रहा है, उसके अलावा कालिम्पोंग भी है उसमें। उसके अलावा देखें तो वो साउथ बंगाल में आपका नदिया और उत्तर 24 परगना के सीट्स हैं, और उसके अलावा पूर्व बर्धमान। तो ये आपके 4-5 जिलों में चुनाव हो रहा है नॉर्थ और साउथ बंगाल में। इसमें अगर डेमोग्राफी आप देखें तो जो नदिया और जो बोनगांव, जो उत्तर 24 परगना की सीटें हैं, उसमें जो मटुआ शब्द, मटुआ जो नमशूद्रा दलित की एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट है, उनकी संख्या बहुत ही बहुतायत में है। सीट जैसे चकदाहा है, कल्याणी है, इस तरह की सीट्स हैं, इन सारे सीटों पे वो काफी संख्या में है। इनके अलावे अगर आप देखें तो बाकी और भी कास्ट है, जैसे अगर आप पूर्व बर्धमान की तरफ चले जाए तो सेंट्रल बंगाल है, उसमें महिष्य कास्ट की बात आई है, जिनको ओबीसी का दर्जा देने की बात है, खेती बाड़ी करने वाले कास्ट है, और भी बहुत सारा डाइवर्स इनका ये है जो अभी तक जनरल में है लेकिन इनको ओबीसी देने की बात है। आप उत्तर बंगाल में चले जाएं तो जलपाईगुड़ी में आपको मिक्स्ड कास्ट मिलेंगे, उसमें आपको नमशूद्रा मिलेंगे दलित में, उसके अलावा राजवंशी मिलेंगे, उसके अलावा आपको चा बगान के जो आदिवासी हैं, टी ट्राइब जिनको कहते हैं, वो भी मिलेंगे, और दार्जिलिंग और कालिम्पोंग वगैरह में आपको गोरखा कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे जो काफी संख्या में। गोरखा कम्युनिटी में एससी, एसटी, ओबीसी सारी और जनरल भी होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग है। तो अगर आप देखें किस पार्टी का पहले से ये रहा है तो 2016 तो बिल्कुल ही आप देखेंगे आंकड़ा कि इसमें से 32 सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस का था, क्योंकि वो एक लहर थी, वो एक पॉजिटिव वोट था तृणमूल के लिए। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें तो उत्तर बंगाल पहले से तृणमूल के खिलाफ चला गया है, और जहां तक जो मटुआ और नमशूद्रा लोग हैं जो आपके नदिया में और जो उत्तर 24 परगना में है, उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाया भी गया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो चुनाव है, खासकर आप उत्तर बंगाल तो तृणमूल के लिए कठिन है, ये तृणमूल के लिए जो सबसे चुनौती वाली चीज है वो ये है कि नदिया, उत्तर 24 परगना जिसमें मटुआ बेल्ट के लोग हैं, और जो महिष्य कास्ट वाले जो पूर्व बर्धमान है, जो उनका घर रहा है, जो पहले सीपीएम का था, इन हर जगह अगर आप ग्राउंड पे जाके देखें तो एक बहुत ही जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ेगा तृणमूल को, क्योंकि 2019 के बाद से स्थिति और बदली है, और इस तरीके से तृणमूल को इस बार तीसरे चरण की तरह अपने गढ़ बचाने के लिए बहुत मशक्कत है। यानी तृणमूल के लिए चुनौती इस बार बहुत कड़ी है। अच्छा, वैसे एक ये अब तो रिवाज सा हो गया कि हर बार पोलिंग से पहले जिस दिन भी इलेक्शन होता है एक टेप जारी हो जाता है। अब इस बार एक ऑडियो टेप जारी किया है बीजेपी ने, जिसमें ममता बनर्जी की आवाज सुनाई पड़ती है कथित तौर पर, और जहां पर हिंसा हुई थी पिछले चुनाव में शीतलकुची में, वहां के उम्मीदवार से वो बात कर रही हैं, और वो ये कहती हुई सुनाई देती हैं कि जो लोग मारे गए हैं उनके शवों को मत स्वीकार करना, मैं वहां आऊंगी, मैं रैली करूंगी, हम इसको मुद्दा बनाएंगे। और इस बात को आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी इसको उठाया पवन, और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लाशों की राजनीति पहले से करती आई हैं। इन सारी चीजों का जो कैंपेन में कही जाती हैं, या ममता बनर्जी का, मान लीजिए अगर वो टेप सही है, क्या असर पड़ता है जमीन पर?
ये परसेप्शन बनाने के लिए टेप इस्तेमाल होती है, जमीन पर उतना जल्दी ये सब सब्जेक्ट में ट्रांसलेट नहीं होता। लेकिन कूच बिहार में अगर 4 लोगों की मौत हुई और उसमें सब ये मान रहे हैं कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, एक कॉमन मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जिन भी एक्सपर्ट से आप बात करेंगे कि कहेंगे कि 80% बंगाल में वोट होना कोई नई बात नहीं है, हर बार होती रही है। लेकिन जब हम जनता से बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि नई बात ये है कि अब की बार लोग अपनी मर्जी से लाइन लगा के वोट दे रहे हैं, जबकि पहले एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो छापा वोट। जब एक कैंडिडेट जो दबंग होता था वो लगातार वोट डलवाता था और 80% तक मतदान जाता था। तो छापा वोट वर्सेस रियल वोट, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक कॉमन परसेप्शन ये है कि टीएमसी की दबंगई चलती है और चलती रही है पुराने चुनाव में। पंचायत के चुनाव में कितने टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए और कितने अपना वोट नहीं दे पाए, उसकी नाराजगी है। यहाँ एक विधानसभा क्षेत्र है जो यहाँ से लगभग 1 घंटा दूर है और 22 तारीख को वहां मतदान होना है। चोपड़ा नाम है। चोपड़ा में 3 मुस्लिम उम्मीदवार है और जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे। हमने कहा क्यों, मोदी अच्छे लगते हैं? कहते नहीं, टीएमसी ने हमें वोट नहीं देने दिया पिछली बार, सिर्फ इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। और इस तरह की रिजेंटमेंट है। आपने देखा होगा लंबी कतारें हैं। वो इस बात का सबूत है कि लोगों को, बहुत से लोगों को पहली बार बूथ पर जाकर वोट देने का मौका मिल रहा है और इस वैल्यू को दिल्ली, यूपी, बिहार में बैठा वाला मतदाता, देखिए इस बीच में लेकिन एक बात कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। आप लोग जब भी बताते हैं, आप बताते हैं लोगों में इस बात की नाराजगी है कि शायद पिछले 10 बरस बहुत गुंडागर्दी चली है, चुनावी हिंसा हुई है, वोट डालने नहीं दिया गया, खासकर 2018 के पंचायत चुनाव का जिक्र किया जाता है मनीष। लेकिन इस बीच बहुत सारे एनालिस्ट का यह मानना है कि यह नाराजगी लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा है, ममता बनर्जी से उतनी नहीं है। क्या ये बात सही है? जब आप ममता बनर्जी को लेकर बात करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए बिल्कुल कई हद तक के ये बात सही भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो मास लेवल से जब हम एक भीड़ से जब एक मुखातिब होते हैं या भीड़ से जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें अलग अलग राय जरूर होती है, लेकिन खुल के कोई दीदी के खिलाफ नहीं बोलता है। जब हम सवाल पूछते हैं क्या दीदी से नाराजगी है तो कहते हैं हाँ सिस्टम से नाराजगी जरूर है, क्योंकि जब लोकल लेवल के नेताओं से हमने मदद मांगी तो उन्होंने मदद नहीं करी। अम्फान जैसा जो इतना भयावह तूफान आया उसमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ, उस पर हमें मदद नहीं मिली। लेकिन ये बात अगर दीदी के ऊपर जब हम पूछते हैं तो दीदी को लेकर बहुत नाराजगी इसलिए भी नहीं होती है कि महिलाओं की कनेक्टिविटी ममता बनर्जी से बहुत है। जितनी भी रैलियां हो रही हैं आप देखिए ममता बनर्जी सीधे संवाद महिलाओं से करती हैं, सीधे जो रैलियों का जो फर्स्ट पोर्शन होता है तमाम महिलाएं उनको देखने के लिए आती हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा उमड़ती है। तो इससे यह संकेत तो साफ होता है कि महिलाओं से कनेक्टिविटी ममता बनर्जी की बहुत है। दूसरी बात यह कि ये महिलाएं ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलती हैं, खासतौर पर तब तक के जब तक कि उस इलाके में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत ना हो। और तीसरी बात यह जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी इस चरम सीमा पर है कि जो उम्मीदें उनको टीएमसी से थी वो उम्मीदें फिलहाल 2018 के बाद से उनको खत्म होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और ऐसे वक्त पर जब उनको उम्मीद थी कि टीएमसी उनको मदद करेगी, उनको चावल मिलेगा, उनको अनाज मिलेगा, अम्फान जैसे तूफान पे उनको बहुत ज्यादा सरकार से मदद मिलेगी क्योंकि दूसरी बार की सरकार है, तो उस वक्त उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन दीदी को पर्सनली टारगेट करने के लिए बहुत ज्यादा लोग खुल के सामने नहीं आते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है, सज्जन बेहतर बताएंगे, अगर कोई फंसा हुआ चुनाव होता है यानी कि मार्जिन पर कोई चुनाव जीत रहा है या कोई हार रहा है, तो उसमें कोई एक चेहरा अगर किसी के पास है तो वो बहुत बड़ी मदद हो जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब पहला सवाल तो क्या ये मार्जिन वाला चुनाव है सज्जन, और क्या उसमें ममता बनर्जी की छवि कुछ हद तक टीएमसी के लिए फायदेमंद है? देखिए मेरे हिसाब से तो ये मार्जिन वाला चुनाव नहीं है। अब कौन जीतेगा नहीं जीतेगा अभी इस पे कहना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें जो भी पार्टी जीतेगी उसकी जो ये है विक्ट्री मार्जिन जो है वो कंफर्टेबली ज्यादा होगी जो पार्टी हारेगी। पहला तो यह। दूसरा है ये फंसा हुआ चुनाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि तीसरा जो विकल्प है उसको लेके बंगाल में कोई एंथुसियाज्म पहले भी नहीं रहा है, इस बार भी नहीं रहा। और जहां तक ममता बनर्जी की छवि की बात है तो मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही मतलब ज्यादा है, बहुत मतलब कि आप कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी है। उसमें जो सबसे ज्यादा जो गुस्सा है और जो अलोकप्रियता है वो स्थानीय जो टीएमसी का जो ऑर्गेनाइजेशन या फेस है
उसको लेके है। लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता 2016 के तुलना में काफी कम हुई है और बहुत बार जो है वो एसोसिएशन के कारण जो अपने वो अभिषेक बनर्जी हैं उनका जो युवा कांग्रेस का जो एक निगेटिव इमेज जो बनी है तो वो भी उसमें आ गई है, तो वो कम अलोकप्रिय है। मतलब अगर उनकी अलोकप्रियता की गिरावट आप तृणमूल के स्थानीय नेतृत्व से करें तो वो थोड़ी कम है, लेकिन क्या वो इतनी लोकप्रिय अभी है कि जो मूड तृणमूल के विरोध में है उसको बदल सके? अरे आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पहले से कम लोकप्रिय नहीं हुई है, आप ये नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि वो बाकी अपने नेताओं से कम अलोकप्रिय हो सकती है। जी जी बिल्कुल यही है, और इसी कारण से मुझे नहीं लगता है कि उनकी जो इमेज है वो तृणमूल के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी है उसको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने की स्थिति में 2021 में है। अच्छा, एक बार हम अमित के पास चलेंगे और जो तस्वीरें स्क्रीन पर अभी चल रही थी उसको हम दोबारा चलाएं। अमित, जिस इलाके में आज गए थे, आपको ये ऐसी तस्वीरें शायद कहीं और से देखने को ना मिलती हों, लेकिन बंगाल में ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी आम बात है कि बम चल रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार खबरें हैं चुनाव के बीच में कि फलां जिले में जो है बहुत सारे बम बरामद हुए हैं, फिर उनको डिफ्यूज किया जाता है। आज अमित पालित और अमित, अपने कैमरामैन का भी नाम हमको बताइएगा, आपके साथ कौन है, उनके कैमरे पर चलते हुए बम जो है वो कैप्चर हुए। आप देख रहे होंगे धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अमित वहां मौजूद थे, सड़क पर बम गिरने के निशान मौजूद थे, पुलिसकर्मी वहां आता है, वो तस्वीर में दिखाया अमित ने कैसे वो उनको अपनी पिस्तौल निकालनी पड़ी। ऐसा वो भी ऐसा लग रहा था कि हैरान है कि हो क्या रहा है। अमित आपको पूरा वाकया बताएंगे। अमित जी बिल्कुल सौरभ, जब हम पहुंचे कल्याणी में तो कल्याणी देखिए कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इलाका है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, इंडस्ट्रीज हैं, काफी पढ़े लिखे लोग वहां पर रहते हैं। कभी हमने भी नहीं सोचा था कि कल्याणी के इलाके में इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन गौएशपुर जो एक अलग म्यूनिसिपैलिटी है जो सीट पड़ता है कल्याणी के साथ, जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें पता लगा कि वहां पर इस तरह की कोई घटना हुई है जहां पर लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा। रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई, वहां पर बीजेपी के जो अंबिका राय है कैंडिडेट है उनके साथ जब हम पहुंचे वहां पर, तभी वहां पर बमबाजी शुरू हो गई। हमने जाके देखा कि वहां पर बमबाजी हो रही है, वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, एक इंजर्ड हो गए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया। और उसी दौरान जब चंद्रभान आगे दौड़ रहे थे, क्योंकि लोगों ने बोला कि एक दो और बम मारे गए हैं, तब अपने चंद्रभान को बोला कि आप मत जाओ, इस तरफ रहो, क्योंकि पता नहीं कि हो सकता है बम है हमारे ऊपर भी आ सकता है। उसी दौरान हमने देखा कि जो पुलिस वहां पर पहुंची थी उनको वहां पर अपना पिस्टल निकालना पड़ा, यानी रिवॉल्वर निकालना पड़ा, ताकि अगर कोई ऐसी घटना होती है सामने तो फायरिंग करना पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कितना इंटेंस माहौल हो गया था। दूसरी बात यह है कि इस इलाके को आप अगर देखें तो उसके पास भाटपाड़ा पड़ता है, और भाटपाड़ा में आपने देखा कई लगातार कितनी बार यहां पर बम पाए गए हैं। तो ये जो पूरा इलाका है गौएशपुर भाटपाड़ा से जुड़ जाता है, आगे जाके जगतदल पड़ जाता है जो बैरकपुर के पास का इलाका है, काफी सेंसिटिव इलाका है और यहां पर इस तरह की घटनाएं होती है। और दूसरी बात यह है कि देखिए एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंसा की घटनाएं कहां हो रही है, हिंसा की घटना वहां हो रही है जहां पर टीएमसी को यह लगता है कि वहां पर वोटर्स उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं, और ये जानबूझ के कई बार। अरे बात आपने कही, मैं नोटिस यही कर रहा था अभी आप जब बोल रहे थे अमित, इस तस्वीर में एक चीज स्ट्राइक आउट करती है, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। बीजेपी का झंडा इस गली के अंदर लगा हुआ आम दिखाई दे रहा है और सामने धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप वही बात कह रहे हैं कि जहां लगता है कि टीएमसी का समर्थन नहीं है वहां हिंसा ज्यादा होती है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, आपको मैं एक तारीख की घटना बताता हूं। बोयाल में जब ममता बनर्जी जाकर बैठी उस बूथ पे, क्यों जाकर बैठी? क्योंकि वो नंदीग्राम 2 में पड़ता था। नंदीग्राम 2 में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और सबको पता था कि उस बूथ पे ज्यादा वोटर्स जो है बीजेपी के हैं, और यही वजह थी कि वहां पर गई, वहां पर आप देखिए वोट डिस्ट्रप्शन हो गया। इसके अलावा कहीं पर भी अगर जहां पर भी बीजेपी के ज्यादा लगता है कि वोटर्स है, वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती है, और खासतौर पर कल्याणी के गयाशपुर में भी यही हुआ है। इसके अलावा अगर आप दूसरे इलाकों में जाते हैं जहां पर कि मतवा वोटर्स ज्यादा है, आज हम 4 जगह पे गए थे, राना घाट हो, इसके आसपास के इलाकों में हो, इन इलाकों में लेकिन ज्यादा वो ऐसी घटना नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर वो कर नहीं पाए थे, लोगों को डरा नहीं पाए थे, लेकिन छिटपुट घटनाएं होती रही थी। सौरभ ठीक है, अच्छा, हम लोग इससे पहले कोरोना की बात कर रहे थे और चुनाव आयोग ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं। मैं एक सवाल उस पर और सज्जन आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये चुनाव यहां से सारे फेज जो है एक ही बार में मतदान में चले जाते, इसका किसको फायदा और किसको नुकसान होता? देखिए, एक बात तो बता दूं, कोई फायदा कोई नुकसान अब बहुत ज्यादा आप एक चरण में करवाएं या 3-4 चरण में करवाएं नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग धारणा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर आप एक चरण में करवाएं तो तृणमूल को फायदा होगा और बीजेपी को घाटा होगा। अगर आप ग्राउंड को गहराई से समझे तो लोगों ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार चुनावी प्रक्रिया में कोई बहुत ज्यादा धांधली हो पाएगी जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चुनाव को एक साथ करवाएं या अलग अलग करवाएं, हाँ इसमें
चुनाव आयोग को जरूर फिर से बहुत तरीके से रिशेड्यूल करने में नए सिरे से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन चुनाव के परिणाम में चरण के एक साथ होने या अलग अलग होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो जमीन पे जो लोगों का जो एक ये है मन है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की स्थिति है। अच्छा, अब जरा आप तीसरे मोर्चे की भी बात करें जो बंगाल में इस वक्त बहुत ज्यादा ताकतवर तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी चर्चा ही बहुत कम हो रही है। जिस जगह पर पवन खड़े हैं वहां से जरूर ममता बनर्जी के कुछ जो सहयोगी पार्टी है वो मैदान में है, जीजेएम, तो वहां आप क्या मूड, क्या सेंटिमेंट देख रहे हैं पवन? देखिए सौरभ, अगर आप बात करें उत्तर बंगाल की, तो उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग में 3 सीटें जीजेएम के लिए तृणमूल ने सीधे तौर पर छोड़ दी थी। कोई त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति नहीं, जीजेएम बीजेपी के आमने सामने है। लेकिन हमने ग्राउंड पर दार्जिलिंग के इलाके में महसूस किया कि लोग भी जानते हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी को मौका मिलता है तो गोरखालैंड या गोरखा आइडेंटिटी का जो सवाल जिसके ऊपर 100 साल से ज्यादा से वो संघर्ष कर रहे हैं, उसका कोई जवाब मिल सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां आकर कहा था कि संविधान इतना फ्लेक्सिबल है कि गोरखा आइडेंटिटी के लिए संविधान के अंदर स्कोप है। रही बात, अगर आप देखेंगे इस इलाके में जो आज 13 सीटें जिन पर मतदान हुआ है, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग की कुल मिलाकर, यहां पर दार्जिलिंग से पिछले 3 बार से बीजेपी के सांसद हैं। अगर वोट परसेंट की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 44% वोट बीजेपी को मिला था और 40% टीएमसी को मिला था। तो आप समझ सकते हैं, बाकी जहां बंगाल में बीजेपी को 4 से 5% वोट का फासला पार करना था, ये वो इलाका है जहां बीजेपी 4 से 5% आगे खड़ी है। तो ये कहा जा सकता है। दूसरी बात, अभी 2 कदम आगे हम चाय पी रहे थे इस शो से पहले, तो दीदी से कहा कि दीदी कौन आएगा, तो दीदी ने तुरंत कहा यहां उत्तर बंगाल में तो दादा आएगा, मोदी आएगा। उनके पति ने उन्हें टोका कि अभी 10-15 दिन रुक जाओ, इतने खुल के अपने विचार व्यक्त मत करो। तो आप सोचिए कि ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, क्योंकि पूरे बंगाल में सड़क पर जो काम कर रहा है, चाय बेच रहा है, खोमचा लगा रहा है, वो खुलकर अपनी बात नहीं बताता। वो कहता है देखेंगे, क्योंकि उसे डर है कि अगर सरकार उसके विपरीत आई तो उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन यहां हमने महसूस किया है कि लोग अब इस इलाके में कम से कम खुल के बोलने लगे हैं। आज नक्सलवाड़ी में हम दिन में मौजूद थे, वहां के पास जो 2 बातें हमें दिखाई दी। एक कहा कि ममता दीदी अच्छी हैं, हमें पसंद है, लेकिन वो मोदी के लिए जो भाषा का इस्तेमाल करती है हमें उससे आपत्ति है। दूसरे ने कहा ममता दीदी अच्छी हैं, लेकिन वो मुस्लिमों की जिस तरह से हितैषी बनती हैं उससे हमें आपत्ति है। तो संकेत इसमें 2 क्या है कि ममता बनर्जी एज पर से नाराजगी नहीं है, एक अच्छी महिला मुख्यमंत्री हैं, आम बंगाली उनकी इज्जत करता है। ठीक है, लेकिन जब ब्रांड की बात आती है ममता वर्सेस मोदी, तो मोदी यहां थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। चलिए, दूसरी पोलराइजेशन की ओर इशारा कर रही है। तो ये सारे फैक्टर हैं। तो ये ट्रेंड्स आप बता रहे हैं कमोबेश, ये पहले राउंड से अभी तक के वो एक कॉमन थ्रेड मालूम पड़ती है। ऐसा नहीं लगता कि हर चरण के साथ कोई मुद्दे बदल रहे हैं। मुद्दे लगता है कि वही हैं जो कि जिस पर लोगों ने शायद इलेक्शन से पहले अपना मन बना लिया था। मनीष और सज्जन को चर्चा में लाना चाहता हूं। मनीष, पहले आपसे, अभी नक्सलवाड़ी की चर्चा पवन ने की तो लेफ्ट का ख्याल आया, कांग्रेस और लेफ्ट अब 4 चरण के चुनाव के बाद आज 5th फेज में कहीं आपको कॉन्टेस्ट में दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस तो जिस साइलेंट मोड पर है उससे तो सवाल सभी ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस इस पूरे सिनेरियो में गायब कहां है। लेकिन अब जिन चरणों में चुनाव होना है, इसमें जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जो इलाके हैं, वो अधीर रंजन चौधरी जो जिनका वो गढ़ माना जाता है, उन सीटों पर बहुत ही असर उनका पड़ेगा भी, ये सभी लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन वामपंथियों की रही बात, मैं एक चीज बताऊं सौरभ, मैं अभी यहाँ पर हूँ जो नॉर्थ 24 परगना के बगल में ही है, इसमें उत्तर दमदम जो एक जगह है वो वामपंथियों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। वहां के लोगों का ये कहना है कि एक वक्त था जब दीवारों पर स्लोगन वामपंथियों के होते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त जब बदला तो अब टीएमसी के स्लोगन्स यहां पर दिखाई देने लगे हैं। वामपंथियों की विचारधारा सबसे ज्यादा यहां से लोग आते थे, एक आइडियोलॉजी बहुत मजबूत मानी जाती थी उत्तर दमदम में, लेकिन जब धीरे धीरे से वहां से वोटर शिफ्ट हो गए तो अब संकेत साफ दिखाई पड़ रहा है कि वोटर चाहता क्या है, बदलाव किस तरीके से चाहता है, बुनियादी जो जरूरतें हैं उसकी और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ही वो वोट डालना चाह रहा है, और वो संकेत भी साफ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच न कांग्रेस
की बात होती है और ना वामपंथियों की बात होती है। पश्चिम बंगाल में पूरा घूमा हूं, बात सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की होती है, दीदी और दादा की। जीतेगा कौन, जुबान पर जब सवाल आता है तो दीदी और दादा की ही बात होती है और उसके अलावा कोई नाम लेता ही नहीं है वोटर। अच्छा सज्जन, ये वो पहले क्लियर कर चुके हैं कि उनकी नजर में ये कोई बहुत नजदीकी चुनाव नहीं है, जो भी जीतेगा वो अभी इस चुनाव के बीच में बहुत खुलकर कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा वो एक अच्छा खासे मार्जिन से जो भी पार्टी होगी वो आगे आपको दिखाई देगी। लेकिन चर्चा इस बात की होने लगी है सज्जन कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट और आईएसएफ ने कुछ भी अच्छा, कुछ थोड़ा भी बेहतर कर दिया और अगर तृणमूल कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो देर नहीं लगेगी इन चारों पार्टियों को एक होते हुए। नहीं, देखिए ये जो है ना, ये एक तार्किक आकलन, और तार्किक आकलन हमेशा वो जमीन की वास्तविकता से जुड़ा हो, और ये अक्सर आमतौर पे नहीं ही जुड़ा होता है। ये कोर्ट रूम के जिरह में आप इस तरह का चीज देख सकते हैं। बंगाल में 2019 से जो चुनाव है वो बिल्कुल पोलराइज चुनाव हो रहा है, वो पोलराइजेशन बढ़ता है। ये तृणमूल और बीजेपी के बीच में हो ये रहा है कि जो 7% वोट जो सीपीएम के पास आया था और जो बाकी वोट कांग्रेस के पास था, उसमें क्लियरली है कि उनका एक समर्थक वर्ग जो बचा हुआ था वो टीएमसी की तरफ जा रहा है और दूसरा जो वर्ग है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जो इनके कट्टर कैडर हैं वही बचे हुए। एकाध अपवाद इसमें है, जैसे जादवपुर सीट जिस पे चुनाव हो चुका है जाए, तो वहां पे जो सीपीएम के कैंडिडेट थे वो अच्छे थे, तो इस तरीके, या जो रायदिगी में कांति गांगुली, तो कुछ एक अपवाद है। लेकिन ओवरऑल अगर आप जाए तो मैं तो अभी मुर्शिदाबाद में हूँ, तो मुर्शिदाबाद और आप मालदा जैसी सीट या उत्तर दिनाजपुर जैसी सीट जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता, जहां पे अधीर रंजन चौधरी मालदा में होते थे, प्रणब मुखर्जी का घर था, प्रियरंजन दास मुंशी का घर हुआ करता था, ऐसी जगहों पे अगर आप जाके कांग्रेस के उन समर्थकों से पूछे जो अभी हाल तक 6 महीने पहले तक कांग्रेस के साथ थे, उनमें भी आप देखेंगे कि एक धरा वो तृणमूल की तरफ जा रहा है, दूसरा धरा जो है बीजेपी की। वहां भी कांग्रेस जो है बिखराव में आपको दिखाई दे रही है। अमित, समय खत्म हो गया, अपनी बात बहुत शॉर्ट में कहिएगा। जी, मैं बस एक चीज बोलना ये चाह रहा हूं कि जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कहां है, सीपीएम कहां पर है। आज मैं एक सीट पे गया था, रानाघाट में पिछली बार यहां पर सीपीएम जीता था, लेकिन इस बार उनका कोई भी बोलबाला नहीं। यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यहां पर एससी कम्युनिटी थी या फिर जो दलित वर्ग के लोग थे वो सीपीएम के साथ होते थे, लेकिन टीएमसी के साथ उनकी जो झड़प हुए पिछले 10 सालों में, उसकी वजह से जो वोट है शिफ्ट हुआ है। इसी वजह से सीपीएम को यहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा हर जगह पे, और बीजेपी को इसका फायदा हुआ क्योंकि जो सीपीएम का वोटर है वो ट्रांसफर हो रहा है बीजेपी की ओर। सौरभ, चलिए खैर, आज के चरण के बाद आधे से ज्यादा सीटों पर वोट पश्चिम बंगाल में पड़ चुके हैं। अब पार्टियों के दावे अपनी जगह, आप ग्राउंड पर जो हो रहा है हमारे रिपोर्टर्स से, हमारे एक्सपर्ट से सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन कुमार, मनीष भट्टाचार्य, अमित पालित, पवन नारा, आप चारों का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।